हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा एसएससी जीडी 2027 का, उसके लिए यहाँ पर हम ये क्लास लेकर आए हैं जो इसका पीवाईक्यू बैच है जनरल नॉलेज का। ये इसका थर्ड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उनको जाके विजिट करिएगा एक बार। यहाँ पे क्या होगा कि हम 2026 में जितने भी एसएससी जीडी में एग्जाम्स आए हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास हिंदी में रहेंगे। फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले खुद से उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपसे वो उसका आंसर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप ऑप्शन देखिएगा। मैं आपको ऑप्शन समझाऊंगा सारे के सारे, फिर बताऊंगा कि उसमें से इनका सही आंसर कौन सा है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को एक बार स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने अपने संस्मरणों में अनाज के परिवहन में बंजारों की भूमिका का उल्लेख किया है। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये बेसिकली पूछ रहे हैं ना कि बंजारों के बारे में मतलब किसने जानकारी दी थी, इनमें से कौन सा मुगल शासक था जिसने मतलब बंजारों के बारे में बताया था। बाबर ने, हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने या जहांगीर ने, बताइए। तो पहले अगर हम ये समझे ना बंजारे ये लोग क्या होते हैं, तो जैसे आज के समय में अगर कोई सामान एक शहर से दूसरी शहर जाता है तो ट्रक का इस्तेमाल होता है, ट्रेन का या फिर शिप्स का इस्तेमाल होता है एक देश से दूसरे देश में। लेकिन आज से 400-500 साल पहले ट्रक, रेलवे ये चीज़ें तो नहीं होती थी। फिर इतना सारा जो है अनाज, नमक या दूसरी जगह सामान पहुंचाना एक जगह से, ये कैसे पहुंचता था। तो यहीं पे ये लोग जो बंजारे हैं ना, इन लोगों का कंसेप्ट आया। ये लोग काम करते थे। तो बंजारे ऐसे व्यापारी लोग होते थे ना जो हजारों बैलों के साथ चलते थे, बुलॉक्स कहते हैं जिन्हें। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाते थे ये लोग। इनका सबसे बड़ा काम था अनाज एक शहर से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ग्रेन्स जो होती हैं। मान लो कि जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूं पैदा हो गया, लेकिन दिल्ली में गेहूं की कमी हो गई है। आज के टाइम पे तो हम वो ट्रक से भेज देते हैं, लेकिन उस समय पे ना बंजारे अपने बैलों पर अनाज लादकर पंजाब से दिल्ली लेकर आते थे। वो पुराने समय के एक तरह से ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल कर आता है कि हमें ये बंजारों के बारे में ना इतनी सारी जानकारी पता कैसे चली आखिर। तो इसका जवाब है जहांगीर। जहांगीर ने ना अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसकी आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, ये देखिए अपनी ऑटोबायोग्राफी जो थी तुजुक ए जहांगीरी, इसमें बंजारों के बारे में बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। हमें आज जो बंजारों की जानकारी मिली है ना, उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो जहांगीर की किताबें ही हैं। जहांगीर ने बताया था ना कि बंजारे अलग अलग इलाकों से अनाज खरीदते थे, फिर उसे अपने बैलों पर लादकर उन शहरों में लेके जाते थे जहाँ पे अनाज की ज़रूरत होती थी। वो ये सिर्फ व्यापारी नहीं होते थे, बल्कि पूरे देश में फूड सप्लाई बनाए रखने का काम करते थे, खाद्य आपूर्ति जिसे हम कहेंगे। अच्छा, अब ये बंजारे ट्रैवल कैसे करते थे। अगर ये सिर्फ 10-20 बैल हों इनके पास तो ज़्यादा सामान तो जाएगा नहीं। तो ये बंजारे क्या होते थे, ये बहुत ज़्यादा बैल लेके चलते थे। इसको कारवां कहते थे। इनका पूरा काफिला चलता था और इस काफिले को उस समय पे कहते थे टांडा। ये टांडा कहते थे। टांडा का मतलब होता था ना बंजारों को बहुत बड़ा ग्रुप, जिसमें हजारों बैल होते थे, पूरा परिवार होता था उनका, व्यापारी, मजदूर, सबको साथ लेके चलते थे लोग। चलता फिरता छोटा सा गांव समझ लो एक तरह से आप लोग। अच्छा, मुगल सेना को इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जब मुगल बादशाह युद्ध लड़ने जाते थे ना तो हजारों सैनिक उन लोगों के साथ जाते थे। अब इतने सारे सैनिकों का खाना कहाँ से आएगा। तो युद्ध के मैदान में तो खेती होती नहीं थी, वहाँ पे तो लड़ाई होती थी। इसलिए मुगल जो सैनिक थे या मुगल सेना जो थी वो इन बंजारों पर डिपेंड करती थी। बंजारे सेना के साथ में जाते थे और अनाज पहुंचाते थे वहाँ तक। अच्छा, जहांगीर ने यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। उसने बताया कि एक सेना के साथ ना लगभग 1 लाख बैल जो होते थे ये अनाज लेकर चलते थे। अब सोचो अगर 1 लाख बैल एक साथ कहीं पे चल रहे हैं तो वो कितना बड़ा काफिला होगा। इससे पता चलता है कि उस समय बंजारों की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा, ये जो तुजुक ए जहांगीरी है ये क्या थी। ये ना जहांगीर की आत्मकथा थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो कि फारसी भाषा में लिखी थी उस टाइम पे, पर्शियन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। इसमें जहांगीर ने अपने शासन, अपने लोगों की ज़िंदगी, व्यापार, समाज और कई सारी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। यानी इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को कोई सारी बात समझ में आई है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आएँ तो यहाँ पूछा था ना किसके संस्मरणों में, किसके लिखावट में अनाज के परिवहन में बंजारों की भूमिका के बारे में बताया था। तो इसका हमारा सही आंसर है जहांगीर। अच्छा, अगर हम ये ऑप्शन देखें बाबर, तो बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा या कहें तुजुक ए बाबरी, 2 नाम थे इसके, एक ही चीज़ है वो, कुछ भी लिखा सकता है आपके क्वेश्चन में। इसमें भारत की जो नदियाँ थी, पेड़ पौधे, जानवर, मौसम यहाँ के, इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहीं पर अगर हम हुमायूं की जीवनी देखें तो इसका नाम है हुमायूंनामा। इसे लिखा था ना गुलबदन बेगम ने। इसे इन्होंने अकबर के कहने पे लिखा था।
इसके राइटर थी गुलबदन बेगम, इन्होंने खुद नहीं लिखा था ये, हुमायूं ने। अगर हम शेरशाह सूरी जी के बारे में देखें, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, ये बनवाई थी, जिससे व्यापार और यात्रा उस समय पे बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जो थी यहाँ पे कवर हो गई, और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहांगीर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की है डिटेल में लिखी हुई देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में देखना हो। हालांकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में समझा दी हैं, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा ही देखने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते जाइए पूरे लेक्चर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के छात्र चरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था, बताइए। थोड़ा सा अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो ये पूछ रहे हैं ना कि पहले के समय में, प्राचीन समय में एक जो स्टूडेंट होता था उसको क्या कहते थे, उसको वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी या गृहस्थ, इनमें से क्या कहते थे। जैसे आज अगर कोई बच्चा होता है ना, तो वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, अपने टीचरों का कहना मानता है, तो हम उसे स्टूडेंट कह देते हैं, विद्यार्थी। लेकिन एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, विद्यार्थी को कहा जाता था उस टाइम पे ब्रह्मचारी। अच्छा, उसे ब्रह्मचारी क्यों कहते थे, इसे समझने के लिए ना हमें पहले एक बार थोड़ा सा आश्रम व्यवस्था समझना पड़ेगा उस समय की। अगर हम ये समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या होती थी ना कि पहले के टाइम में भारत में ये माना जाता था कि हर इंसान का जीवन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम इन्हीं 4 हिस्सों को 4 आश्रम कहते थे। यहाँ पे देखिए, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे विद्यार्थी जीवन कहा जा सकता है। दूसरा होता था गृहस्थ, जिसमें परिवार, नौकरी, काम, इन चीज़ों के बारे में सीखते थे। फिर होता था वानप्रस्थ आश्रम, जिसका मतलब होता था कि धीरे धीरे जिम्मेदारियों से अलग होते जाना। लास्ट होता था संन्यास आश्रम, मोक्ष और आध्यात्मिक जीवन जिसमें जीते थे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को समझें, तो ये इंसान के जीवन का ना पहला चरण था, फर्स्ट स्टेज। यानी जब बच्चा छोटा होता था ना, तब उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना, सीखना और अच्छे संस्कार ये लेना होता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को हम ब्रह्मचारी कहते थे, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, ये शुरू कब से होता था, तो जब बच्चा 8 से 12 साल का होता था ना, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। अब ये उपनयन संस्कार क्या होता था, तो जैसे कि बच्चा पहली बार जब स्कूल में एडमिशन लेता है ना आजकल, तो वैसे ही उस समय पे उपनयन संस्कार के बाद बच्चा ऑफिशियली मतलब पढ़ाई शुरू करता था अपनी। ये एजुकेशन की ऑफिशियल बिगनिंग समझ लो, इसी तरह से, इसे एक तरह से औपचारिक वैदिक शिक्षा की शुरुआत समझ लो। अब बच्चा कहाँ पे पढ़ता था, तो आज तो जैसे स्कूल या कॉलेज थे, तो उस समय तो स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, तो जहाँ वो पढ़ने जाता था उस जगह को गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल का मतलब होता था कि जहाँ पे टीचर रहता है, टीचर का घर बेसिकली, उसके बच्चे वहीं पे रहते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, यानी वही उनका हॉस्टल भी और वही उनका स्कूल भी है। अब उस समय गुरुकुल में पढ़ाया क्या जाता था, अगर हम देखें तो उस समय सिर्फ किताबें नहीं होती थी, बल्कि उस समय वेद, जो फिलॉसफी होती है, दर्शन, व्याकरण जो होता है, नीति शास्त्र, मोरल एजुकेशन और सभी तरह के अच्छे संस्कार उन बच्चों को सिखाते थे। आपने मूवीज़ में भी ये कई बार देखा होगा। अच्छा, ये जो ब्रह्मचारी होते थे, क्या ये सिर्फ पढ़ाई करते थे वहाँ पे? नहीं, उन्हें ना अपने गुरु की सेवा भी करनी होती थी। जैसे कि वहाँ पे आश्रम जिसमें रहते थे, वहाँ की साफ़ सफाई करना, लकड़ियाँ लेकर आना, पानी भरने का काम, और गुरु जो है उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। इसका मेन उनका मोटिव होता था ना ये सब सिखाने का, कि उन बच्चों में मेहनत करना, विनम्र बनना और अनुशासन, ये सब वो सीख सकें उस एज में। अच्छा, ब्रह्मचारी को कौन कौन से गुण सिखाए जाते थे अगर हम देखें, तो उस समय के बच्चे सबसे पहले तो आत्म अनुशासन सीखते थे, जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। मतलब समय पर उठना, समय पर पढ़ाई करना और रूल्स को फॉलो करना। सादा जीवन जीने के बारे में उनको सिखाया जाता था कि फालतू आराम और ऐशो आराम जैसी ज़िंदगी से दूर रहना होता है। उन्हें विनम्रता सिखाई जाती थी, जिसे ह्यूमिलिटी कहते हैं हम। यानी कि सबके साथ ही उन्हें रिस्पेक्ट से बिहेव करना है, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे भिक्षा भी सिखाया जाता था, ये देखिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थी भिक्षा क्यों मांगेंगे, भीख क्यों मांगेंगे वो लोग। तो इसे थोड़ा सा समझो। जैसे आज की तरह तो उस समय गुरुकुल की कोई फीस होती नहीं थी, आजकल तो फीस सिस्टम होता है। इसलिए जो स्टूडेंट होते थे उस समय के, वो गांव गांव में जाकर ना भीख मांगते थे, भिक्षा, अनाज या भोजन, इस चीज़ों को। फिर ये सब चीज़ें अपने गुरुकुल में लेकर आते थे, और इसी भोजन से पूरा गुरुकुल चलता था उनका। और इसका सबसे मेन मोटिव था करवाने का कि बच्चों में अहंकार ना आए किसी चीज़ को लेकर कि हमें ज़्यादा शिक्षा मिल गई है, और वो विनम्र बने रहे। इसलिए ये भिक्षा उनसे मंगवाई जाती थी। ये भी आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं। तो आज आपको समझ आया होगा भिक्षा क्यों मांगने जाते थे। अच्छा, इस ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? ये डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर नहीं बनाते थे ये, बल्कि
उस समय के मतलब बच्चों को एक अच्छा इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग ये बनना सिखाते थे, ताकि आगे चलकर ना वो लोग समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा सकें। तो आई होप आप लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में ना इतनी सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि छात्र चरण को हम क्या कहते थे प्राचीन समय में, तो ये ब्रह्मचारी हुआ करते थे। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेज अगर हम देखें, दूसरा चरण, तो वो होता था गृहस्थ आश्रम। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी बच्चे की, तब वो व्यक्ति शादी करता था, बड़ा हो जाता था, क्योंकि ना परिवार बनाता था, अपना कमाई करता था और समाज की जिम्मेदारियों को निभाता था, यानी वो फैमिली लाइफ की स्टेज की तरफ जा चुका था। इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। अब उसकी उम्र बढ़ने लगी है, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, तब वो व्यक्ति बन के ना धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप देता है और अपना पूरा समय पूजा पाठ में, ध्यान में और आध्यात्मिक जीवन में लगाने लगता था। लास्ट में उसका चौथा चरण आता है सन्यासी जीवन का, संन्यास आश्रम, आखिरी चरण है जो भी चौथा। इसमें व्यक्ति दुनिया की इच्छाओं, मोह माया, धन दौलत, इन सभी चीज़ों से दूर होकर पूरी तरह से भगवान की भक्ति और मोक्ष पर ध्यान देता था अपने। तो ये काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे हमने भी पढ़ी हैं। आज के समय भी ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। आजकल तो धीरे धीरे गुरुकुल का कंसेप्ट ही लगभग ख़त्म हो चुका है और सिर्फ स्कूल्स इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेकर आओ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ब्रह्मचारी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग कितने % की कमी आई है, बताइए। ये बेसिकली पूछ रहे हैं ना, जो ये घरेलू प्रवास होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा, जिसे इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। इसमें कितने % की कमी आई ये पूछ रहा है। तो अगर आप लोग पहले इसे समझो, माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास करना क्या होता है। जब कोई पर्सन ना अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने या फिर काम करने जाता है, तो इसी को प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। जैसे कि कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली आ गया है, कोई राजस्थान से बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए चला गया है, कोई उत्तर प्रदेश से मुंबई आ गया है काम ढूंढने के लिए, तो इसी चीज़ को हम प्रवास कह रहे हैं। अच्छा, यहीं पे ये घरेलू प्रवास या फिर इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ना भारत मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है या एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि आंतरिक प्रवासन, आंतरिक प्रवासन। लेकिन अगर कोई पर्सन ना इंडिया छोड़कर अमेरिका चला गया, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है EAC-PM, इसने क्या है, एक रिपोर्ट जारी करी 2024 में। तो इस रिपोर्ट का नाम था ना, ये भी समझ लीजिए, इस रिपोर्ट का नाम था नॉट एवरीवन इज माइग्रेटिंग, मेजरिंग डोमेस्टिक माइग्रेशन इन इंडिया। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में पहले की कंपैरिजन में अब जो लोग हैं वो कम जा रहे हैं अपनी जगहों को छोड़ के दूसरी जगह पे। तो 2011 में क्या था कि लगभग 33% लोग जो थे ये माइग्रेशन कर रहे थे। लेकिन 2022-23 में इस रिपोर्ट ने क्या बताया, मैं वो बता रहा हूँ आपको। 2022-23 आते आते ना ये संख्या घटकर सिर्फ 21% रह गई, यानी कि ये 33% से 21% हो गई है इन 10 सालों में। तो ये कितना % कम हो गई है, तो इनका अगर आप डिफरेंस देख लो तो ये 12% कम हो गई है। और ये हमसे क्वेश्चन में हमारे पूछा हुआ था कि घटकर कितना हो गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये 12% है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि माइग्रेशन पूरी तरह से बंद हो गया? नहीं, इसका मतलब है ना कि पहले के कंपैरिजन में लोग अपना घर छोड़कर कम जा रहे हैं दूसरी जगह पे काम करने के लिए। अगर हम समझें ऐसा, लेकिन हुआ क्यों है, तो लोगों ने घर छोड़ना कम क्यों कर दिया, तो ये रिपोर्ट है इसके कई सारे मतलब कारण बताती है। अगर हम सबसे पहला कारण देखें, तो एक तो गाँव में क्या आज के टाइम पे सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। पहले गाँव में सड़कें नहीं होती थी, लाइट भी नहीं आती ढंग से, इंटरनेट काम नहीं करता था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, नौकरी के जो अवसर थे वो बहुत ही कम थे। इसलिए लोग क्या करते थे कि सिटी में चले जाते थे। लेकिन अब गाँव में क्या है, ये सब चीज़ें बन चुकी हैं, इसलिए लोग ना अपने इलाकों में ही काम करने लगे। दूसरा कारण अगर हम यहाँ पे समझें, तो सरकार ने कई सारी ना योजनाएं भी लेकर आई हैं। एक बार थोड़ी सी इन योजनाओं को अगर हम समझें, तो एक तो मनरेगा, MGNREGA, इस योजना से ना गांव के लोगों को अपने स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने लगा। अब उन्हें नौकरी करने के लिए ना दूसरे शहर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी यहाँ पे स्कीम आई PM किसान। इस योजना में सरकार किसानों को सीधे आर्थिक सहायता, सीधे पैसे दे देती है। इससे किसानों की क्या है, इनकम भी बढ़ गई है। तीसरी यहाँ पे हम देखें PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना से ना गांव में लोगों को पक्के घर मिलने लगे। इससे भी लोगों का जो वहाँ पे मतलब जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। अब तीसरा कारण अगर हम समझे, तो जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था ना, तो उस समय बहुत सारे लोग शहरों से गांव वापस लौट गए थे। इसी चीज़ को हम विपरीत प्रवासन कहते हैं, रिवर्स माइग्रेशन। यानी पहले लोग गांव से शहर गए थे, अब शहर से वापस अपने गांव आ गए, और इसका असर सबसे ज़्यादा दिखा है 2022-23 के आंकड़ों पर।
अच्छा, यहीं पे अगर हम ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो EACPM है इसके बारे में समझें तो इसका पूरा नाम है ना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। यानी ये प्राइम मिनिस्टर को ना इकोनॉमी से जुड़ी सलाह देने वाली संस्था है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी जितनी भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करती है। तो ये संस्था ना संवैधानिक नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और ये परमानेंट भी नहीं है, यानी कि स्थायी नहीं है, ये गैर स्थायी है। लेकिन ये ना एक स्वतंत्र सलाहकार संस्था है, यानी कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है। इसके अगर हम चेयरमैन देखें, अध्यक्ष, तो वो प्रेजेंट में डॉक्टर विवेक देबरॉय हैं EACPM के। यहीं पे हम एक और इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं PLFS, यानी कि आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये सर्वे भारत में ना एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और जो श्रम बाजार होता है इससे जुड़े हुए डेटा को इकट्ठा करता है। ये करता है NSSO की हेल्प से, इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं, फिर आपको साफ साफ दिखेगा। क्या दब गया ये? हाँ हाँ, तो ये जो PLFS है ना, ये रोजगार, बेरोजगारी और जनसांख्यिकी बदलावों, इन चीज़ का डेटा इकट्ठा करता है, श्रम बाजार का बेसिकली। इसे करता कौन है? इसे NSSO इकट्ठा करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसे हम कहते हैं। ये जो EACPM की रिपोर्ट थी, अगर हम देखिए इसने डेटा लिया कहाँ से, तो इसने एक तो 2011 की जनगणना जो थी, सेंसस 2011 वाला, उससे, और जो ये PLFS 2022-23 था, इससे इन दोनों के डेटा की ना तुलना करी, इनका कंपैरिजन करा और फिर ये मतलब निष्कर्ष निकाला कि जो माइग्रेशन है वो 33% से घटकर 21% रह गया है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो और पूछा हुआ है आपका। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है फर्स्ट वाला 12%, क्योंकि इतना ही परसेंट वो घट गया है 2022-23 में। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। लिंग चयन के निषेध के लिए भारत सरकार द्वारा PCPNDT अधिनियम कौन से साल में लागू किया था? बताइए। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, जिससे पता चल जाता है कि बेटा होने वाला है, बेटी होने वाली है, इस चीज़ को रोकने के लिए जो PCPNDT एक्ट बनाया था, ये कब बनाया था? थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को समझें, वैसे तो ये 1994 में बनाया था। अगर कोई लेडीज़ है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? तो क्या ये सिर्फ ये देखने के लिए किया जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी? ना, ये देखने के लिए किया जाता है ना कि जो बच्चा है वो हेल्थी है या नहीं है, जो बच्चे का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो सही हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, कोई बीमारी या जन्म से जुड़ी हुई समस्या तो नहीं आ गई उस बच्चे में। लेकिन पहले के समय पे लोग क्या कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड का गलत इस्तेमाल करने लग गए थे। वो बच्चे के जन्म से पहले ही पता कर लेते थे कि इसका जेंडर क्या होने वाला है, ये लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी आप सबको पता है कि कुछ लोग अगर पहले ही पता कर लेते थे ना कि बेटी होने वाली है, तो वो क्या करता है, उनका अबॉर्शन करवा देते थे, यानी बेटी को पैदा होने से पहले उसको मार देते थे, जिसको फीमेल फीटिसाइड कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। अब इसका हमारा देखें कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लोग लगातार सिर्फ बेटों को ही जन्म देते रहेंगे और बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देंगे, तो आगे चलकर समाज में ना लड़कियों की जो मतलब पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और यही चीज़ जो 1991 का सेंसस था, इस समय की जनगणना, इसमें सरकार को देखने के लिए मिली कि जो बाल लिंग अनुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उस समय का, ये बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। मतलब 1000 लड़कों के मुकाबले ना लड़कियों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सरकार को समझ आ गया था कि अगर अभी इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये आगे जाके मतलब बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाएगी। सोचो, लड़के बहुत सारे हो गए, लड़कियाँ खत्म हो चुकी हैं, ये कैसे मतलब सोसाइटी होगी। इसलिए सरकार ने क्या करा ना कि 1994 में एक कानून बनाया था जिसे PCPNDT एक्ट कहते हैं, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक ट्री। थोड़ा इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, रुको। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, यानी कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम अधिनियम, ये इसका हिंदी में नाम होगा, पर एक्ट आपका इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए आपको। तो इस कानून का सबसे मेन उद्देश्य क्या था? ये देखिए, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे का जो जेंडर है, लड़का है या लड़की है, ये बताने पे पूरी तरह से रोक लगाई जाए। यानी कि अब कोई डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला को ये नहीं बताएगा कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। लेकिन क्या इससे अल्ट्रासाउंड करना भी इलीगल हो गया? नहीं, अल्ट्रासाउंड कभी भी इलीगल नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड करना गलत चीज़ नहीं है।
अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल लेकिन बच्चे का जेंडर बताने के लिए करना ये गलत चीज़ है। अल्ट्रासाउंड कब कब करता है डॉक्टर, अगर हम देखें, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके तो ये सब चीज़ें पता कर पाता है ना कि बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी दिल की धड़कन ठीक है या नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है बचपन से, या कोई जन्मजात समस्या जो बर्थ डिफेक्ट होता है ये तो नहीं आ गया उसमें। इसलिए अल्ट्रासाउंड तो पूरी तरह से लीगल है। लेकिन अगर कोई कहता है ना कि मुझे बस ये बता दो लड़का है या लड़की हुई है, तो ये कानून के खिलाफ है। इस कानून के अकॉर्डिंग ना कोई भी डॉक्टर, कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी हॉस्पिटल किसी भी तरीके से बच्चे का जेंडर नहीं बता सकता, ना सीधे तरीके से, ना किसी भी इशारों में या कोई कोड वर्ड, किसी भी तरह से नहीं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर या क्लिनिक ये कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ ना इसमें सख्त कार्रवाई करी जाती है। थोड़ा सा इस कानून के बारे में समझें, ये तो हमने इसका मीनिंग समझा कि ये है क्या। तो ये कानून बना था 1994 में, लेकिन इसे ना 1 जनवरी 1996 को पूरे देश पे लागू किया था। फिर 2003 में क्या इसमें छोटे से बदलाव आए कि बाद में सरकार ने देखा ना कि कुछ लोग प्रेगनेंसी से पहले जेंडर सिलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 2003 के टाइम पे इस कानून को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करा था। अब प्रेगनेंसी से पहले जेंडर सिलेक्शन करना भी इलीगल हो गया था। इसमें मतलब कौन सा हॉस्पिटल या कौन सी जगह रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, तो अगर कोई जगह जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, यानी कि अनुवांशिक परामर्श केंद्र है, या फिर अनुवांशिक प्रयोगशाला है जेनेटिक लेबोरेटरी, या फिर अनुवांशिक क्लिनिक है जेनेटिक क्लिनिक्स, ये चीज़ें चलाना चाहता है अगर कोई अपने यहाँ पे, तो उस पर्सन को ना सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और बिना रजिस्ट्रेशन के वो इस तरह के ये सेंटर नहीं खोल सकता अपने यहाँ पे। सरकार ने इस कानून की ना अच्छे से निगरानी करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया जिसे कहते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, CSB, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। इसका काम है कि इस कानून का पालन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकार को मतलब सलाह देने का काम है, और पूरे देश में इस बात की निगरानी करना कि ये कानून अच्छे से फॉलो हो। जिसकी अध्यक्षता है ना ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करते हैं ये। अच्छा, अगर ये कानून कोई आज के समय पे तोड़ दे, कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसे क्या है ना 3 साल की एक तो जेल की सजा मिलेगी और 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर बार बार यही गलती करते हुए कोई मिल गया तो ये सजा को और ज़्यादा बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हो आजकल SSC में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा था कि लिंग चेन के निषेध के लिए भारत सरकार ये एक्ट कब लेकर आई थी, तो ये 1994 में लेकर आई थी, PCPNDT एक्ट। ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1996 को। संशोधन इसमें चेंज आया था 2003 में। इसमें सजा क्या मिलती है कि अगर इसका उल्लंघन किया तो 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए हम एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे, बताइए। ये लोग किसको देश का शासन सौंपना चाहते थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ये मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक थे कब के? ये 1857 के हैं। इस क्रांति के जो ये विद्रोही सैनिक थे, ये भारत का जो हमारे इंडिया का शासन था ना, वो किसको सौंपना चाहते थे? तो पहले हम थोड़ा सा ये 1857 के विद्रोह को समझें। तो अगर हम देखें 1857 में ना इंडिया पे किसका शासन था? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे, जो यहाँ के सिपाही थे, वो अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक ऐसी घटना हुई ना जिसने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। थोड़ा सा इस विद्रोह को समझते हैं हम 1857 के। हुआ क्या कि 10 मई 1857 को ना मेरठ में जो इंडियन सैनिक थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण था उस समय की एनफील्ड राइफल, जो नई एनफील्ड राइफल आई थी। ये आपकी रॉयल एनफील्ड बुलेट नहीं है, ये उस समय की एनफील्ड राइफल थी, राइफल का नाम था। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना कि इस राइफल की जो गोली होती थी, कार्ट्रिज, उसको चलाने से पहले सैनिकों को ना दांत से काटना पड़ता था कार्ट्रिज को। और ऐसी खबर फैल गई थी कि ये जो कारतूस हैं, इन कारतूसों पर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचो ना, गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही अपवित्र माना जाता है। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और यहीं से विद्रोह शुरू हो गया था। फिर जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ तो मेरठ के सैनिकों ने सोचा ना, अगर हमें पूरे भारत को एकजुट करना है तो हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जिससे पूरा देश अपना नेता माने। इसलिए वो रात भर चले और यमुना नदी पार करके ना 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे। ये लोग सीधा ना लाल किले गए, क्योंकि यहीं पे उस समय के जो लास्ट मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर,
ये रहा करते थे। अब बहादुर शाह जफर कौन थे? ये लास्ट मुगल एम्परर थे, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह। लेकिन उस समय इनकी एज 82 साल की थी और इनके पास ना तो सेना थी, ना ही ज़्यादा शक्ति थी और ना ही पैसा बचा हुआ था। ये ना सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे इस टाइम पे। अच्छा, हम यहाँ पे सोच सकते हैं ना, जब बहादुर शाह जफर इतना ही कमज़ोर थे उस समय पे, तो सैनिकों ने इनको नेता क्यों बनाया? क्योंकि उस समय पे ना जो मुगल साम्राज्य था भले ही ये कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अभी भी पूरे भारत में मुगल बादशाह का सम्मान किया जाता था। अगर उनके नाम पे लड़ाई लड़ी जाती थी तो देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आसानी से मतलब एक साथ एकजुट होते थे। यानी बहादुर शाह जफर ना शक्ति का नहीं बल्कि एक एकता का प्रतीक था उस समय का, यूनिटी। तो क्या बहादुर शाह जफर एकदम से इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे? ना, शुरुआत में तो उन्होंने ना इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचा, मतलब मना किया था, क्योंकि एक तो बहुत बूढ़े थे, अंग्रेज उस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और उनके पास प्रॉपर लड़ने के साधन भी नहीं थे। लेकिन जब सैनिकों ने बार बार उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी कि सर हमारा मतलब हेड बन जाओ आप इस चीज़ के, विद्रोह के, तो उन्होंने विद्रोह का जो नेतृत्व संभाल लिया था। इसके बाद विद्रोही सैनिक जो आए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को ना शहंशाह हिंदुस्तान यानी कि भारत का सम्राट, एम्परर ऑफ इंडिया, ये घोषित कर दिया था। इससे 1857 के विद्रोह को ना एक राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी थी। और हमारे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अच्छा, फिर क्या हुआ कि क्या पूरा देश इनके नाम पे लड़ने लगा या नहीं लड़ने लगा? तो बिल्कुल, बहुत से क्रांतिकारियों ने ना ये बहादुर शाह जफर को भारत का सर्वोच्च शासक मान लिया था। यानी बहादुर शाह जफर ना उस समय पूरे विद्रोह के एक सिंबॉलिक लीडर बन चुके थे, एक प्रतीकात्मक नेता। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों ने देश का शासन किसे सौंपा था? तो ये इन्होंने सौंपा था बहादुर शाह जफर को। अच्छा, यहाँ पे नाना साहब जी के बारे में अगर थोड़ा देखें तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, ये इनके दत्तक पुत्र थे, मतलब कि एडॉप्टेड सन थे इनके, अडॉप्ट किया था इन्होंने। ये कानपुर में 1857 की जो एक क्रांति हुई थी इसका इन्होंने लीड करा था। इन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था नाना साहब ने। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में देखें तो हमें पता ही है कि तो झांसी की रानी थी। अंग्रेजों ने इनके खिलाफ ना हड़प नीति जो थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके जरिए इनका जो है राज्य छीन लिया था। ये भी 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी और इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ना बहादुरी से अंग्रेजों से युद्ध किया था। अगर पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में हम देखें तो ये ना मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था थर्ड वाला। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें बिठूर में भेज दिया था और यहीं पे 1851 में ना पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही ये दुनिया से जा चुके थे। इनका 1857 की क्रांति में ज़्यादा रोल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अच्छा, फिर ये बहादुर शाह जफर का आखिर हुआ क्या? तो जब 1857 की क्रांति आखिरकार असफल हो गई तो अंग्रेजों ने ना सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और इसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। इन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया है, ट्रीजन का, कि इन्होंने अपने ही राज्य को धोखा दिया करके। फिर इन्होंने इसे रंगून भेज दिया था, जो कि आज के समय पे म्यांमार में है, यांगून जगह पे। यांगून कहते हैं, मतलब इसका नया नाम जो है आज के समय। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए कि किसको रंगून भेजा था, कई बार पूछा जाता है। यहाँ इन्हें निर्वासित कर दिया था, एक्साइल, और यहीं पे ना 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए हम अपने लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप क्या करना है कि क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहना। अब हम चलिए किसी नई क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।